हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे उनको इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस ज़रूर पता होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो लेंग्दियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंग्दियस्ट क्यों है भाई? सबसे लंबा इसलिए क्योंकि इसको बनाने में बहुत समय लगा था। इसको बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों को समय लगा था, तो लंबा तो होना ही था। और इसलिए भी इतना समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए हैं। हमने क्या क्या अन्य देशों से लिया है इसके ऊपर भी एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी ज़रूर देखिए, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो बात हो गई टाइम पीरियड के लिए। अब जब हम बताएं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स थे और एक प्रीएम्बल था। अब बढ़ के, प्रीएम्बल तो एक ही है, अब बढ़ के आर्टिकल्स 448 हो गए हैं, 25 पार्ट हो गए हैं और शेड्यूल हमारे 12 हो गए हैं। और अमेंडमेंट्स कितने जुड़ गए हैं? 98। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन में किसी शेड्यूल, किसी आर्टिकल में, किसी लॉ से रिलेटेड कुछ चेंजेस करना है तो एक अमेंडमेंट करके हम कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे पास कितने शेड्यूल हैं? टोटल 12 शेड्यूल हैं। एक एक करके हम इसी के बारे में बात करेंगे जिनसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंडर राज्यों और यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के नाम से और उनके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, जो विवरण है, वो हमारा शेड्यूल 1 में दिया गया है कि हमारा स्टेट का नाम क्या होगा, उस स्टेट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होगा, मतलब उस स्टेट का कितना एरिया होगा जहाँ तक वो रूल कर सकता है, जहाँ तक उसका राइट है उस स्टेट का, उस बाउंड्री क्या है उसकी, ये, और यूनियन टेरिटरी की भी, ये सबसे जो डील करता है वो हमारा शेड्यूल 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। तो अब हम बात करें शेड्यूल 2 की, तो शेड्यूल 2 हमारा डील करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल, टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है ना, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, स्टेट के गवर्नर्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हो गए, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर वगैरह हो गए, इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस है, प्रिविलेज है, इन सब से जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं, इसका विवरण आपका शेड्यूल 2 के अंडर दिया गया है। प्रिविलेज का मतलब होता है एक स्पेशल राइट, स्पेशल अथॉरिटी जो टॉप पोस्ट को दी जाती हैं। तो इन सब का डिस्कशन आपका किस में है? शेड्यूल 2 में है, एग्जाम में आ सकता है। बात करें शेड्यूल 3 के बारे में, तो शेड्यूल 3 हमारा डील करता है फॉर्म्स ऑफ ओथ के बारे में। ओथ का मतलब होता है शपथ। जैसे कि बड़ी बड़ी जो पोस्ट है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हो गए, यूनियन स्टेट्स के मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, एमपी एमएलए, कैग हो गए, ये सब की जो शपथ ग्रहण होगी, शपथ लेने का जो तरीका, जो फॉर्म होगा, उसके बारे में, उससे रिलेटेड प्रोविजंस का डिस्कशन शेड्यूल 3 के अंडर आता है। कैग, कैग आपको बताऊं, ये होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, आईएएस की पोस्ट है। अब ये जो इस समय पे हमारे कैग हैं वो राजीव महर्षि हैं। एक दो बार एग्जाम में पूछ सका है कि पूछ सकता है कि करंट कैग कौन है इंडिया के। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल 4 के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल 4 हमारा डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। मतलब राज्यसभा की जो राज्य की और यूनियन टेरिटरीज की कितनी सीट आपकी राज्यसभा में होगी, जैसे किसी राज्य हो गया, उसकी कितनी सीट फिक्स्ड है राज्यसभा में, इन सब का जो डिस्कशन है, जो मैटर है, वो आपका शेड्यूल 4 के अंडर है। फॉर एग्जांपल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 31 सीट्स राज्यसभा में है, सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि मैक्सिमम है, उत्तर प्रदेश की सीट मैक्सिमम है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 5 की। तो शेड्यूल 5 हमारा डील करता है जो शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, मतलब पिछड़ा वर्ग के लोग जो होते हैं, और जो पिछड़ा एरिया होता है, रीजन होता है, क्षेत्र होता है पिछड़ा, उससे रिलेटेड जो हमारा प्रोविजंस होता है, उसके कंट्रोल, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि उसको कैसे डेवलप किया जाए, उस पर कंट्रोल करना, उस पर थोड़ा सा सिस्टम बैठाना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सबसे रिलेटेड जो प्रावधान है वो हमारा शेड्यूल 5 के अंडर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 6 पर। शेड्यूल 6 भी 5 के तरह ही है, पर शेड्यूल 6 में कुछ ऑफिशियल प्लेस हैं, मतलब कि कुछ प्लेस जो हैं वो फिक्स कर दिए, जैसे आसाम,
त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये चार राज्य के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो पिछड़ा वर्ग का क्षेत्र है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड जो प्रोविजंस होंगे वो हमारा शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि 4 राज्य की बात कर रहा है, दैट इज आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। किसमें बात करता है इन 4 राज्यों के पिछड़े वर्ग के क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के प्रोविजंस के बारे में? तो शेड्यूल 6 के अंडर बात करता है, कभी डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब हम बात करें शेड्यूल 7 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है मेरा। ये बताता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब कि 2 गवर्नमेंट होगी, एक यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज और एक स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की क्या क्या पावर रहेंगी। इन पावर को जो डिवाइड करता है उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो हमारे शेड्यूल 7 के अंडर में आते हैं। किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं? लिस्ट के बेसिस पे, दैट इज यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट। थोड़ा खुलकर बताता हूँ। जैसे यूनियन लिस्ट हो गया तो उसमें जितने सब्जेक्ट्स होंगे, जितने विषय होंगे, उनके ऊपर पावर अथॉरिटी केवल यूनियन की होगी। और स्टेट लिस्ट का मतलब उसमें जितने सब्जेक्ट विषय होंगे उनके ऊपर पावर अथॉरिटी आपकी स्टेट की होगी। और जो कंकरेंट लिस्ट के अंडर सब्जेक्ट विषय वगैरह आते हैं उनके ऊपर पावर दोनों की रहती है, दैट इज स्टेट भी उसमें इंटरफेरेंस कर सकता है और यूनियन भी इंटरफेरेंस कर सकता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन हमारा, इस चीज़ से रिलेटेड मैटर शेड्यूल 7 के अंडर प्लेस किया गया। नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा शेड्यूल नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भाषाओं से रिलेटेड चीज़ें हमारा शेड्यूल 8 के अंदर आती है। लैंग्वेजेस जितनी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमारा आता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो उसमें 14 लैंग्वेजेस थी, केवल कितनी थी? 14। अब बढ़ के हमारा जो टोटल लैंग्वेज हो गई वो 22 हो गई हैं। जो 14 लैंग्वेज थी ओरिजिनली वो हमारी जैसे बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, आसामीज़, उर्दू, ओडिया, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ये 14 लैंग्वेज पहले थी। अब कितनी हो गई? बढ़ के अब 22 हो गई। तो सब इन 14 के बाद जो सबसे पहली लैंग्वेज थी सिंधी लैंग्वेज, उसे 21st अमेंडमेंट के द्वारा ऐड कर लिया गया था। उसके बाद 71st अमेंडमेंट में आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को ऐड कर लिया गया। फिर उसके बाद एक और अमेंडमेंट था 92वां अमेंडमेंट, उसके द्वारा आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली नामक लैंग्वेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया गया। किसी भी लैंग्वेज से पूछ सकता है कि किस अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 9 की तरफ। अब हमने पहले ही बताया था कि हमारा ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बाद में 12 हो गए। तो ये जो 9वां शेड्यूल है ना, ये पहले अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत ऐड किया गया था। ये शेड्यूल हमारा किस चीज़ से डील्स करता है इससे बताऊं। ये हमारा डील करता है लैंड रिफॉर्म्स और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो जमींदार होते थे उनके पास काफ़ी ज़मीनें होती थी, और जो छोटे जैसे किसान और भी लोग, छोटे व्यापारी वगैरह होते थे, उनके पास ज़मीनें नहीं रहने के कारण वो रेंट पर ज़मीन इनसे लेते थे, जिसके ऊपर ज़मींदार लोग बहुत ज़्यादा रेंट लगाते थे। तो ये सिस्टम बहुत ख़राब था, इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया, एक्ट्स और रेगुलेशंस लाए। उसी का विवरण हमारा शेड्यूल 9 में दिया गया है। तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, शेड्यूल 9 को ऐड कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा इसे ऐड किया गया था। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 10 के बारे में। इसको ऐड किया गया था 52वें अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। इसमें बात करते हैं इस किससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं? डिसक्वालिफिकेशन से। किसके डिसक्वालिफिकेशन के? जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं जैसे एमपीज, एमएलएज, इन सब के डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रावधान है वो इस शेड्यूल 10th शेड्यूल के अंडर आते हैं। डिसक्वालिफिकेशन उनका किस बेसिस पे किया जाएगा? ऑन द अकाउंट ऑफ डिफेक्शन। मतलब डिफेक्शन का मतलब था दल बदलना।
बदलना। अगर वो कार्य के दौरान जैसे किसी दल में हैं, अगर वो दल बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस शेड्यूल को हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ इसी शेड्यूल में आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में है, तो कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 10th में है। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 11 की। तो ये हमारा ऐड किया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। ये डील करता है कि पंचायत के ऊपर, जो पंचायत सिस्टम होता है गांव वगैरह में या विलेज में या सिटी वगैरह में, जो पंचायत होती है, पंचायत का क्या पावर्स होगा, अथॉरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो हमारा शेड्यूल 11 में आता है। जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है थ्री टायर गवर्नमेंट, मतलब 3 गवर्नमेंट होती हैं। जैसे एक सेंट्रल हो गई, एक स्टेट हो गई और एक लोकल गवर्नमेंट हो गई। लोकल गवर्नमेंट में ही हमारा पंचायत आता है, म्यूनसिपैलिटी आता है। तो पंचायत से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो हमारे शेड्यूल 11 में है। शेड्यूल 12 की बात करें तो सेम चीज़ है इसमें भी, पर इसमें किसका प्रोविजंस है? म्यूनसिपैलिटीज़ का। म्यूनसिपैलिटीज़ का क्या पावर्स होगा, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, वो हमारा शेड्यूल 12 के अंदर आता है। और इसको 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो ये थे हमारे 12 के 12 शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसी ही टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।